नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशलों का विकास हिंदी में एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। भाषा के कौशल कौन से होते हैं? 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मतलब इसको श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, वाचन या पठन कौशल और लेखन कौशल, ये 4 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न डेफिनेटली एग्ज़ाम में आते हैं। आप अगर ये आज की वीडियो देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए? श्रवण कौशल पूछा गया है। श्रवण कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए? उच्चारण, शब्दावली, श्रोता की रुचि या उपरोक्त सभी। श्रवण माने सुनना, सुनने कौशल के लिए उच्चारण, शब्दावली, श्रोता की रुचि, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। पूछा गया है कि लेखन क्रिया, जो लेखन कौशल है, उसका प्रारंभ होता है कहाँ से? सीधी रेखाओं से, अक्षरों से, तिरछी रेखाओं से या घुंडियों से। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लेखन क्रिया का जो आरंभ होता है वो सदैव होता है सीधी रेखाओं से। सही आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखाओं से। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। मतलब कि किसी भी कक्षा में बच्चे जो है, हिंदी भाषा की कक्षा है या किसी अन्य भाषा की कक्षा है, तो बच्चे उसमें बात करने के लिए या अपनी बात कहने के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये बात किस तरह की है? विचारणीय है, निंदनीय है, स्वाभाविक है, अनुचित है। तो ये क्या है? स्वाभाविक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? भाषाई कौशलों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? भाषा के 4 कौशल हैं, ध्यान रखिएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप इसे इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, LSRW, इस तरीके से याद कर सकते हैं, इजी रहेगा ये। LSRW के नाम से। L मीन्स लिसनिंग यानी सुनना, S मीन्स स्पीकिंग यानी बोलना, R मीन्स रीडिंग यानी पढ़ना और W मीन्स राइटिंग यानी लिखना। तो ये 4 क्वेश्चन है भाषा के। इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो इसमें आंसर जो नहीं पूछा गया है तो ये हो जाएगा हंसना। हंसना जो है भाषा के कौशलों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में पठन कौशल का विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों में पठन कौशल का विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण पर विशेष ध्यान देना या भाषाई संरचनाओं का अभ्यास। तो प्रश्न है, बच्चों में पठन कौशल यानी पढ़ने का कौशल, वाचन कौशल का विकास करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें से? तो इसमें से क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। मतलब बच्चों में पढ़ाई के लिए पढ़ने का कौशल अगर विकसित करना है तो विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई सामग्री उनको प्रदान की जाए जिससे कि उसमें पठन कौशल का विकास हो सके। अगला प्रश्न यही है, वाचन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वाचन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह पाना या अलंकारिक भाषा का प्रयोग। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वाचन कौशल में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि बालक संदर्भ मतलब परिस्थिति और समय के अनुसार अपनी बात कह पाए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है,
एक मात्र साधन है, अनावश्यक है या साध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये साधन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्रहात्मक कौशल में शामिल है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया था कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इन चारों कौशल में 2 जो कौशल हैं वो होते हैं ग्रहात्मक कौशल और 2 होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहात्मक कौशल वो होते हैं, ध्यान रखिएगा इस तरह से कि ग्रहात्मक कौशल वो होते हैं जिनसे हम ग्रहण करते हैं, मतलब कोई भी बात, कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो ग्रहण किससे हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम ग्रहण करते हैं या तो सुन के करते हैं और या पढ़ के करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सुनना और पढ़ना। और इसी तरह इसके विपरीत है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। अभिव्यक्त माने अपनी बात को, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। तो व्यक्त हम किस कौशल के माध्यम से करते हैं? तो व्यक्त हम करते हैं या तो हम बोल के करते हैं और या फिर हम लिख कर करते हैं। ध्यान रखिएगा, बोलना या लिखना। ग्रहात्मक कौशल मतलब ग्रहण करना और अभिव्यक्तात्मक कौशल में अपने विचार, अपनी बात, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, 2 कौशल जो हैं ग्रहात्मक हैं और 2 अभिव्यक्तात्मक। अगला प्रश्न है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों के एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या समस्या होती है? एक समावेशी कक्षा वही होती है जिसमें कि हर तरीके के, मतलब सभी तरीके के बालक एक साथ एक कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि भाषा के शिक्षण में क्या समस्या होती है? विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, उपयुक्त पाठ सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना या उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। क्योंकि समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि उसमें हर तरीके का बालक होता है, मतलब उसमें अलग अलग भाषाओं से या अलग अलग श्रेणी के बालक होते हैं। तो उसमें मुख्य समस्या यही आती है शिक्षक के सामने कि भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पाता है। घर की भाषा और विद्यालय की में पढ़ाई जाने वाली भाषा, इसमें ऑप्शन है सदैव समान होती है, सदैव अलग होती है, समान हो सकती है या सदैव टकराहट से गुजरती है। तो देखिए, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो है समान हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समान हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि समान हो सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सदैव समान ही हो या सदैव अलग ही हो। अगला प्रश्न है पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए या वर्णमाला से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पढ़ने का जो प्रारंभ है वो सदैव अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? भाषा के बारे में निम्न में से कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सबसे सही है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है या भाषा और बोली में कोई संबंध नहीं होता। ये भाषा नहीं, भाषा होगा। तो फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट हैं, ये वाक्य हैं, इनमें सबसे उचित पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, भाषा जो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यांत्रिक कौशल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, यांत्रिक कौशल कहा जाता है श्रवण को, लेखन को, पठन को या मौखिक को? तो यांत्रिक कौशल कहा जाता है लेखन कौशल को।
भाषाई कौशलों के संबंध में असत्य कथन है। भाषाई कौशलों के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है। नीचे स्टेटमेंट दी हुई है और पूछा है असत्य कौन सा है। भाषा पर पूर्ण अधिकार लेखन कौशल से प्राप्त होता है। अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम लेखन कौशल है। बालकों में समस्त कौशलों का विकास कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषाई कौशलों का विकास करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया था कि असत्य कथन कौन सा है। तो भाषा पर पूर्ण अधिकार लेखन कौशल से होता है, ये सही है। अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम लेखन कौशल है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि असत्य कौन सा है। तो असत्य जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बालकों में समस्त कौशलों का विकास कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि बालकों में जो कौशलों का विकास है वो कक्षा 3 तक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका गलत होगा। बच्चों में लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है। लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है। अपने अनुभवों को लिखना, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, श्रुतलेख या सुंदर लेख। तो लेखन का मूल्यांकन करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो विधि है वो यही होता है, अपने अनुभवों को लिखना। ध्यान रखिएगा, बच्चा अपने अनुभवों को लिखेगा तो उसके लेखन कौशल का मूल्यांकन सही तरीके से किया जा सकता है। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है। श्याम पट पर लिखवाकर, निबंध लिखवाकर, कहानी बोलकर या उपरोक्त सभी। तो लेखन कौशल का विकास इन सभी से किया जा सकता है। आप कहानी बोलें और बच्चे लिखें, या निबंध लिखवाएं, या श्याम पट पर बच्चों को लिखवा के देखें, तो इनसे लेखन कौशल का विकास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वाचन के समय अर्थ को ना समझने का क्या कारण है। वाचन के समय अर्थ को ना समझने, वाचन किसे कहते हैं हम, वाचन बोलने या पढ़ने के लिए, पठन कौशल को ही वाचन कौशल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वाचन के समय अर्थ अगर नहीं समझ रहा है बालक तो क्या कारण है। दृष्टि दोष है, अनुभव तथा अभ्यास का अभाव है, दोषपूर्ण प्रशिक्षण है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर दिखाई दे रहा है इसमें वो हो जाएगा अनुभव और अभ्यास का अभाव, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक वाचन में पहले पाठ का वाचन कौन करता है। सामूहिक वाचन करते हैं, जो सामूहिक होता है, पाठन पढ़ाई होती है, उसमें सबसे पहले पाठ का वाचन कौन करता है। अध्यापक, समूह का नेता, समूह का छात्र या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, जब सामूहिक वाचन कैसा वाचन होता है। सामूहिक वाचन समूह में एक छात्र खड़े होकर पढ़ता है और सब उसके साथ साथ बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समूह का छात्र। फिर 21 नंबर का प्रश्न है, स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त वाचन क्या है। सस्वर वाचन, स्वस्वर वाचन का मतलब ये होता है कि एक बच्चा पढ़ रहा है और उसके साथ साथ सभी जोर जोर से उसके साथ पढ़ते हैं समूह में। अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन। तो स्वस्वर वाचन को अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त वाचन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सामूहिक वाचन, क्योंकि स्वस्वर वाचन जो है समूह में किया जाता है। फिर पूछा है, सस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में किया जाता है। छोटी कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में। तो सस्वर वाचन का अभ्यास किया जाता है वो छोटी कक्षाओं में किया जाता है। मतलब कि पहली दूसरी कक्षा में आप देखो तो सस्वर वाचन के जरिए ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मौन वाचन से क्या लाभ है। मौन वाचन से क्या लाभ है। ज्ञान में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, किताबों का सदुपयोग या अवकाश में समय का सदुपयोग। तो मौन वाचन से जो लाभ है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवकाश में समय का सदुपयोग। मौन वाचन संबंधी प्रयोग विशेषकर किस देश में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौन वाचन के से संबंधी प्रयोग सबसे पहले किस देश में किए गए थे। जर्मनी, अमेरिका, रूस या जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये किए गए थे अमेरिका में। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए।
मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? कक्षा 2 से, कक्षा 3 से, कक्षा 4 से, कक्षा 5 से? तो सही आंसर हो जाएगा मौन वाचन जो शुरू किया जाता है कक्षा 3 से, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में तो अधिकतर सस्वर वाचन ही करवाया जाता है, उसके बाद ही मौन वाचन शुरू किया जाता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे मौन वाचन में कि गहन मौन वाचन कब होता है, तो होता है कक्षा 5 से, ध्यान रखिएगा। निरंतर मौन वाचन में कौन सा दोष आ जाता है? निरंतर मौन वाचन करने से कौन सा दोष आ जाता है बालक में? उच्चारण संबंधी दोष, वर्तनी दोष, लेखन संबंधी दोष या सीखने में मंदता? तो सही आंसर हो जाएगा उच्चारण संबंधी, क्योंकि बच्चा जब मौन वाचन करता रहता है तो वो अपने हिसाब से पढ़ता रहता है, और जब वो स्वस्वर वाचन करता है तो उसे बोलने में उच्चारण संबंधी दोष उसमें आ जाता है। लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है। लिखित कार्य की लिखने में जो कार्य करते हैं उसमें कौन सी त्रुटियां होती हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग गलत करना, ये भी त्रुटि है। व्याकरण के नियम संबंधी दोष, ये भी त्रुटि है। मात्रा एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, तो ये भी त्रुटि है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालयों में प्राय बालकों को सबसे पहले क्या लिखवाते हैं? विद्यालयों में बालकों को सबसे पहले क्या लिखवाते हैं? शब्द, अक्षर, नाम या वाक्य? तो आसान सा प्रश्न है ये कि सबसे पहले अक्षर लिखवाए जाते हैं। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, किसने कहा है? ये एक परिभाषा है, स्टेटमेंट है। किसने कहा है कि हस्तलिपि मतलब हैंड राइटिंग का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है? किसने कहा था ये? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, महात्मा गांधी ने या मुदालियर आयोग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा था महात्मा गांधी ने, ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए अध्यापक इस कार्य को अधिक महत्व देते हैं? किस कार्य को अधिक महत्व देते हैं? स्व अध्ययन की प्रवृत्ति के लिए लिखित कार्य, मौखिक कार्य, गृह कार्य या असाइनमेंट? तो सही आंसर हो जाएगा गृह कार्य। अगला प्रश्न है, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? एक बालक शुरू में परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, बोलचाल की भाषा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा इसका, बालक परिवार में रहकर सीखता है बोलचाल की भाषा। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है पढ़ने का कौशल, बोलने का कौशल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वाचन शिक्षण का ध्यान रखेगा। वाचन मीन्स पढ़ना, पठन वाचन होता है, पठन कौशल को ही वाचन कौशल कहते हैं, और पढ़ने के कौशल में बोलने का कौशल भी आ जाता है, क्योंकि जो पढ़ता है, क्योंकि वाचन में जो है स्वस्वर वाचन भी आता है, बच्चा बोलकर ही पढ़ता है, तो ये दोनों ही इसमें आएंगे, ध्यान रखिएगा। वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं। वाचन शिक्षण के कौन से मुख्य प्रकार हैं? स्वस्वर वाचन, मौन वाचन, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, वाचन के दो प्रकार हैं, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी लेखन के मुख्य पक्ष हैं। हिंदी लेखन के मुख्य पक्ष हैं सुलेख, पाठ्यवस्तु, भाषा कौशल, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये तीनों पक्ष हिंदी लेखन के हैं, सुलेख भी, पाठ्यवस्तु भी, भाषा कौशल भी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करते हैं। मॉन्टेसरी विधि किसने दी है? मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। और किसका प्रयोग करते हैं? लेखन शिक्षण में, मौन वाचन में, स्वस्वर वाचन में, उपरोक्त सभी ने। तो इसमें करते हैं लेखन शिक्षण में, इन्होंने लेखन को अधिक महत्व दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखन शिक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? टीम शिक्षण की, विस्तृत पाठ योजना की, सूक्ष्म शिक्षण की या इकाई योजना की? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, ये की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की, ध्यान रखिएगा। हस्त कौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं। हस्त कौशलों के मूल्यांकन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा, उपरोक्त सभी।
तो हस्त कौशलों के लिए प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, रचनात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेख, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति या वर्तनी की शुद्धता। तो ये होता है विचारों की अभिव्यक्ति, मतलब बच्चा अपने विचार को अपनी भाषा में व्यक्त कर सके, लिख सके, तो ये होता है लेखन कौशल का विकास करना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा सीखने का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, या बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो मैंने आपको बताया, आप 4 वर्ड याद रखिए, LSRW। ये 4 वर्ड से आपका भाषाई कौशलों से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। L माने लिसनिंग यानी सुनना, S माने स्पीकिंग मीन्स बोलना, R माने रीडिंग मीन्स पढ़ना, और W माने राइटिंग मीन्स लिखना। तो हमेशा ये इस क्रम में ही आते हैं, LSRW। तो इसका सही हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयोग प्रणाली है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयोग कौन सी प्रणाली है? व्याख्या, तुलना, खेल या गीत। तो श्रवण कौशल के लिए देखिए, ये गीत भी होती है, गीत प्रणाली भी होती है, और खेल प्रणाली भी होती है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आए तो आप करेंगे खेल प्रणाली, ध्यान रखिएगा। अगर खेल प्रणाली नहीं होती यहाँ पे, तो ये ऑप्शन में आंसर होता है इसका गीत प्रणाली। भाषा का मुख्य कौशल है, ये भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी भाषा के कौशल हैं, ध्यान रखिएगा। बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है। बालकों को आप लिखना सिखा रहे हैं, उससे पहले क्या आवश्यक है? उन्हें क्रियाशील बनाना, अक्षर सिखाना, 12 कड़ी सिखाना, या लिखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो किसी भी काम को करने से पहले उस काम के लिए जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने का सर्वाधिक उत्तम माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का सर्वाधिक उत्तम माध्यम कौन सा है? वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम, नाटक या विद्यालय पत्रिका। तो मौखिक किस में होगा? ध्यान रखिएगा, मौखिक कौशल को विकसित करना है तो सबसे उत्तम तरीका होगा वाद विवाद। आपको कभी भी क्लास में या कहीं पे भी बच्चों में वाद विवाद कोई टॉपिक देके उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के दीजिए, तो इसमें सबसे अधिक बच्चों का मौखिक कौशल विकसित होगा। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? किसका संबंध निम्नलिखित में से बोलने का कौशल मतलब मौखिक कौशल से संबंधित नहीं है? प्रतिलिपि, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ या सस्वर वाचन। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों का संबंध है बोलने से है, लेकिन प्रतिलिपि का संबंध बोलने से नहीं होता है। प्रतिलिपि मीन्स किसी चीज़ की कॉपी। निम्न में से कौन सा स्वस्वर वाचन का भेद नहीं है? सस्वर वाचन का भेद नहीं है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या गहन वाचन। तो कौन सा नहीं है? सस्वर वाचन का गहन वाचन नहीं है। गहन वाचन किसका भेद है? तो ये मौन वाचन का भेद है, ध्यान रखिए, मौन वाचन का भेद है ये। सुनने या श्रवण कौशल का विकास होता है। सुनने या श्रवण कौशल का विकास किससे होता है? आदर्श वाचन से, सस्वर वाचन से, अनुकरण वाचन से या उपरोक्त सभी। तो सही हो जाएगा आदर्श वाचन से। आदर्श वाचन कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो आदर्श वाचन वो होता है जब एक अध्यापक कक्षा में कुछ बोल रहा होता है और विद्यार्थी उसकी बात को सुनते हैं और या फिर उसके पीछे दोहराते हैं, तो ये होता है आदर्श वाचन, ध्यान रखिएगा। लेखन कौशल के विकास की विधियों में सम्मिलित नहीं है। लेखन कौशल के विकास की विधियों में सम्मिलित नहीं है जैक्टॉट विधि, पेस्टोलॉजी विधि, ध्वनि साम्य विधि या खेल खिलौना विधि।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ध्वनि साम्य होगा, ध्वनि साम्य विधि। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि साम्य विधि जो है वो पठन विधि है, लेखन की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है मौन पठन का प्रकार है। मौन पठन का आदर्श पठन, सस्वर पठन, द्रुत पठन या अनुकरण पठन। तो ध्यान रखिएगा, जो मौन पठन का प्रकार है वो द्रुत पठन होता है। मौन पठन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक द्रुत पठन होता है और एक गहन पठन। तो द्रुत पठन वह होता है फ्रेंड्स कि जब व्यक्ति बहुत ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ता है और फटाफट पढ़ के उस चीज़ का सार निकाल लेता है व्यक्तिगत रूप से, तो वो होता है द्रुत पठन। अगला प्रश्न है लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का विकास होता है अनुकरण से, अभ्यास से, देखने से या सुनने से। तो लेखन कला का जो विकास होता है किससे होगा? अभ्यास से होगा, ये सभी जानते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है? पत्र लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन या निबंध लेखन। तो देखिए पत्र लेखन, नाट्य लेखन, नाट्य लेखन, निबंध लेखन, ये सभी लिखने के रूप में होते हैं, लेकिन वाद विवाद जो होता है वो मौखिक रूप से होता है। तो इसका जो इसने पूछा है साधन नहीं पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा वाद विवाद। फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो में भाषाई कौशल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस, और इसमें मोस्टली मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिल जाएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका वीडियो से संबंधित कोई सजेशन, कोई सुझाव या कोई कमेंट है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।